सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हो तो अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, पार्ट 2 पे आए हो, सबसे पहले जाओ पार्ट 1 देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आई बटन पे ऊपर डाल दूँ कि उसके फीचर मैंने अभी अनलॉक नहीं करे। सो बेसिकली अगर इस वीडियो से डायरेक्ट आए हो तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, फिर ये वाले वीडियो पे आओ। ये पार्ट 2 है। मैंने पहले इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है, व्हाट इज़ कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स, व्हाट इज़ शेयर कैपिटल, सारे टाइप समझा दिए। कौन कौन से क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बेसिस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारी कंपनी का सेक्शन का पहला कॉन्सेप्ट आता है पार, एंड दूसरा आता है प्रीमियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या होता है ये चीज़। अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सबके पास आएगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझे कैसे, कि ये उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। तो मैं पहले समझाता हूँ कि ये टॉपिक के टर्म्स को समझाता हूँ कि ये क्या होता है, फिर मैं क्वेश्चन रीड करके समझाऊंगा कि हमें पता कैसे चले कि ये क्वेश्चन पार का है, प्रीमियम का है, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का है, अंडर सब्सक्रिप्शन का है, डिपेंड्स किसका क्वेश्चन है ये, राइट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पार। अच्छा, दोनों कॉन्सेप्ट को मैं इसी टॉपिक के अंदर इसी वीडियो के अंदर, इसी एग्जाम्पल के अंदर समझा दूंगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास कंपनी है जिसका नाम है चाय की टपरी, एंड द सेकंड कंपनी इज स्टार बक्स। ठीक है, एक है हमारे पास चाय की टपरी, लिमिटेड लगा देते हैं, लिमिटेड लगा देते हैं, और दूसरा है स्टारबक्स। जस्ट एन एग्जाम्पल समझो, जस्ट एन एग्जाम्पल, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बनाया। तो हमारे पास दो कंपनीज है, मान के चलते हैं कि चाय की टपरी, दूसरा है स्टारबक्स। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि भैया इस दो कंपनी के लिए कुछ लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कॉलेज है, कॉलेज थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दिस इज कॉलेज, राइट। अब कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस चाय की टपरी के ऊपर जाएंगे, राइट, जाएंगे। और यहाँ पर हैं बहुत सारे, मतलब एक ही गर्ल्स कॉलेज, राइट। अब ये जो बॉयज़ कॉलेज है ना, कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट्स चाय की टपरी के ऊपर जाते हैं, टपरी के पास जा रहे हैं, और गर्ल्स कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कहाँ पे जा रहे हैं, स्टारबक्स में जा रहे हैं। तो एक बात समझो मेरी, एक बात समझो मेरी, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर चाय की कॉस्टिंग है 10 रुपये, ठीक है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे बिक रहा है, क्या समझे, यहाँ पर चाय की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये की, ओरिजिनल वैल्यू पे बिक रहा है। लेकिन स्टारबक्स का तो ब्रांड नेम भी है ना। मैं बोल सकता हूँ कि स्टारबक्स का ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड नेम है, टेस्ट डिफरेंट है। कुछ लोग बोलेंगे टपरी, हाँ टपरी इज़ गुड, बट हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। जिस ब्रांड का नाम होता है, जिस ब्रांड का गुडविल होता है, वो क्या करता है, थोड़ा नॉर्मल रेट से, मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल रेट से थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करता है कि नहीं करता, थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिटिंग देता है, सिटिंग टपरी पे भी, बट एसी सिटिंग देगा, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स देता है वो हमें, हम ये बोल सकते हैं, राइट। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये चाय 10 रुपए की बेच रहा है और ये चाय 1000 रुपए की बेच रहा है। सॉरी, चाय बोल दिया मैंने, कॉफ़ी बेचता है। तो यहाँ पे चाय 10 रुपए की है, यहाँ पे कॉफ़ी 1000 रुपए की है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जहाँ पे गुडविल होती है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, जहाँ पर फ्यूचर स्कोप ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्राइस तो होगा ही होगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो वही है ना जो नॉर्मल लग रही है, बट ये कॉस्ट से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, इनकी कॉस्ट तो वही है जो एक नॉर्मल कॉफ़ी की, एक नॉर्मल चाय की होती है, राइट, बट ये कुछ ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा पैसा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसको मैं एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम काउंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। क्या टॉपिक समझ में आ रहा है? इसको हम डायरेक्ट ना अब शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, शेयर्स के पर्सपेक्टिव समझेंगे कि क्या होता है, राइट। अब मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ एग्जाम्पल क्वेश्चंस पे। सबसे पहले पार का क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रीमियम का, दोनों में समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचानना है हमें कि प्रीमियम है, इसमें पार है, राइट। हाँ, तो ये आ गए हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। बेसिकली सबसे पहले ना क्वेश्चंस को रीड करो
और उसको इंटरप्रेट करना सीखो कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एयर इंडिया लिमिटेड, एक एयर इंडिया लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उन्होंने क्या करा है, इशू करा है, कितने शेयर्स इशू करें, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करें, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से ईच, पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर ड्यूली all the shares are subscribed and amount duly received, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री पास करना है। ध्यान से मेरी बात समझो। अच्छा, मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ जगह कि अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो हम इसे इंटरप्रेट कैसे करें, किस तरीके से समझें कि यार यही लिखा हुआ है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक रफ में मैं यहाँ पे बना देता हूँ कंपनी। ये हमारी कंपनी बन गई, सबको दिख रहा है। कंपनी का नाम क्या है, एयर इंडिया लिमिटेड, राइट, बन गया। अब इस एयर इंडिया लिमिटेड ने क्या करा है, इशूड, हाउ मेनी इशू करा है इसने, 10,000 इक्विटी, दिख नहीं रहा होगा, नीचे कर देता हूँ, इक्विटी शेयर्स एट कितने रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। एम आई राइट? विंडो देखो, अगर कोई भी जूम करके देख रहा है तो वो प्लीज़ अपने नॉर्मल पैन वीडियो को जूम आउट कर लो ताकि तुम्हें दिख जाए, है ना। इशू 1,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10, 10 रुपये के हिसाब से उसने इक्विटी शेयर को इशू करा कि नहीं करा, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब उसने क्या बोला कि भैया जो भी है, अब ये इंसान थोड़ा गरीब था, उसने बोला कि यार मैं आपके 10,000 शेयर्स तो खरीद लूँगा 10 रुपये के हिसाब से, बट मैं एक साथ 10 रुपये दे नहीं पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना लूँगा। कौन से इंस्टॉलमेंट बनाएगा वो? सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन मनी, विच इज़ पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन। तो मैं मान लेता हूँ 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड द रेस्ट इज़ ऑन फाइनल कॉल। वट इज़ द अमाउंट, 10 में से अब 6 रुपये जाएंगे तो कितने बचे, 4, राइट। अगर मैं इनको टोटल करता हूँ तो कितना हुआ, 4 + 2 6, 6 + 4 10, दैट इज़ द 10, राइट। अगर यही क्वेश्चन हमारा प्रीमियम का होता तो क्या होता, पहले मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ फिर प्रीमियम एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन से कैसे समझ के इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन उतार लो, समझ लो, फिर मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने क्या बोला, ठीक है। अब क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन हो गया, पब्लिक अप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ध्यान से समझना, मैं जो भी क्वेश्चंस कराता जाऊँ ना, एक चीज़ ध्यान से नोट करना कि भैया हम जो भी क्वेश्चन करें, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको लाइन से एक सीरीज़ में देखो। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी वीडियो उठा के देख लिया तो समझ में नहीं आएगा। अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो वो समझ जाओ कि फिर तुमने बीच में से क्वेश्चंस को उठाया है और करना चालू करा है। बीच में से करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा बीच में से उठाने से? क्योंकि सारी वीडियोस आपस में कनेक्टेड है। हर एक पार्ट, बेसिकली कंपनी का एक पूरा पार्ट आपस में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं तोड़-तोड़ के छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स में, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझा रहा हूँ। और पराठा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से समझ में आया। एंट्री के अंदर मैंने एक चीज़ कहा था कि एक रूल, अच्छा कहा नहीं है बेसिकली, अच्छा एक रूल फॉलो होता है, पहले वो रूल देख लो। आर डी डी आर sorry D R and the continuous form. Basically R stands for receive, D stands for due, D stands for due, R stands for receive, right। अब क्या होता है, पहले सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन का पैसा मांगेगी, भाई रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो रजिस्ट्रेशन का पैसा जाएगा कहाँ, सबसे पहली बात समझो मेरी। मैंने ये बोला कि कंपनी ने ये बोला है कि 4 रुपये के हिसाब से, क्या लिखा है वहाँ पे, 4 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 शेयर्स तुम खरीद लो, इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी कि भैया रजिस्ट्रेशन का पैसा तुम एप्लीकेशन के पैसे एक बार में दे जाओ। तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होने वाली है इसके अंदर, तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन का पैसा जाएगा कहाँ पे, सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं, मैं एरो यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन का जो पैसा है, जो भी मेरे एप्लीकेशन का पैसा है, वो इस तरीके से मैं लिखूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। किस एंट्री का पैसा है,
एप्लीकेशन का पैसा है ना, एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो पैसा कहाँ जाएगा? तो पैसा कहाँ जाएगा? अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो पैसा बैंक में जाएगा ना, एसेट बढ़ेगा। और अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कौन सी एंट्री का पैसा आया? एप्लीकेशन का। नरेशन क्या आएगा? मैंने क्या कहा था? नरेशन में सबसे पहली एंट्री होती है रिसीव की, और रिसीव की ये एंट्री होती है, याद रखना, रिसीव की हमेशा बैंक अकाउंट की एंट्री होती है, क्योंकि पैसा आता है हमारे पास। तो नरेशन सिंपल लिखो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बेसिकली ये जो आरडी वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने अपने टीचर से सीखा था जब मैं 12th में था, और अब मैं सबको सिखा रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, रिसीव हुआ, एंट्री रिसीव हुआ, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। राइट, आया यहाँ तक समझ में? अब देखो, जो भी चीज़ यहाँ से क्रेडिट हो रही है ना, जो भी अमाउंट यहाँ से क्रेडिट हो रहा है, वही सेम अमाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला? जो भी अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वही अमाउंट सेम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू। अब हमने शुरू में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या पढ़ा था कि सारा पैसा हम कैपिटल को अरेंज करने में कर रहे हैं, राइट? तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या हुआ है? क्या हुआ है? बीइंग अमाउंट ड्यू। दिख रहा है? दिख रहा है जो मैंने कहा था, आर डी। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले अब मैंने रिसीव करा, फिर ड्यू करा, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री आएगी, फिर रिसीव की। सबसे इजी मेथड होता है एंट्री करने का। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं तो दो, अगर कोई याद कर रहा है एंट्रीज़ को, तो वो इस तरीके से याद कर सकता है कि जो भी रिसीव की एंट्री है वो सबसे पहले में पहले होगी, फिर ये एक एंट्री याद करने के बाद सेम ये एंट्री होगी, बस हमें इनके नाम चेंज करने हैं। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, अगर कॉन्सेप्ट, अगर लॉजिक की बात करें तो हमने रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए, एसिड बढ़ा, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, और किस एंट्री का बढ़ा? एप्लीकेशन का बढ़ा। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब पैसा गया कहाँ पे? गया कैपिटल में। कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। आई बात समझ में? समझ में आई गया होगा। सबसे पहले कितने रुपए का हिसाब था? 4 रुपये के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर्स। चलो ठीक है भैया, मैं काम करता हूँ कि मैं अमाउंट, देखो मैं ना ये सारा ब्लू से ही यूज़ करना, मैं हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट 4 रुपीज़ इंटू 10,000, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 40,000। अगर कुछ गलत है अमाउंट में तो बता दो मुझे। सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 40,000। यहाँ पे भी क्या आएगा? 40,000। करेक्ट है? करेक्ट है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक की? नहीं है ना? तो फटाफट फाइंड अप करते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है धीरे धीरे, है ना? अब इसके बाद डायरेक्ट हमें क्या करना है? एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होगी? कैसे होगी एप्लीकेशन की एंट्री? समझो मेरी बात को, एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होगी? यही सेम होगा, आर डी डी आर। ठीक है, ड्यू की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख लिया। नरेशन क्या होगा? बीइंग, फुल फॉर्म यूज़ करना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ एग्जाम में सब सही करके आके भी नंबर मत कटा देना, ठीक है? मतलब कटवा देना, शेयर कटवाने में तो एक्सपर्ट हो सारे। हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब देखो भैया, हमने क्या करा? पैसे मांगे। हमने उनसे कितने पैसे मांगे? 2 रुपये के हिसाब से। 2 रुपये के हिसाब से कितने मांगे? 10,000। तो 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये मांगे तो कितना होता है? कितना होगा? 20,000 होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे सिंपल 20,000 का
अमाउंट लिख देंगे। याद रखना एग्जाम में सिंगल पेन यूज़ करना है, भले वो नरेशन हो, भले वो एंट्रीज हो, भले वो अमाउंट हो। ठीक है, 20,000 हो गया। क्या हमने ये पैसा मांगा अभी तक हमें मिला है क्या? तो मिलता है तो पैसा कहाँ जाता है? एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा है ये? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सही है। शॉर्ट फॉर्म प्लीज़ यूज़ मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर कट जाएंगे। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होते हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड हो गया। कितना अमाउंट? इसका भी उतना ही मांगा जितना मिला, 20,000। 20,000 हो गया। हो गया, समझ में आया हमने क्या करा? देखो एक बार मिला लो फटाफट। सबसे पहले बैंक का एंटर किया, रजिस्ट्रेशन का पैसा मांगा, इक्विटी शेयर पे आ गया, एप्लीकेशन पे आ गया इक्विटी शेयर का पैसा। आया कि नहीं आया एप्लीकेशन के? अब हमने यही एंट्री को वापस यहाँ पे लिखा, फिर ये अपोजिट कर दिया सिंपल। क्या करा था? रिसीव ड्यू ड्यू रिसीव। यही फॉर्मेट बताया था मैंने, RDDR। अब सारा सेम फॉर्मेट पे यूज़ होगा, सिर्फ एंट्री का नाम चेंज करना होता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा अब? अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर कॉल है, सिर्फ कॉल की बात नहीं है, हमेशा लास्ट एंट्री जो होती है ना उसमें फाइनल लग जाता है। कैसे लगता है? मैं एंट्री करके बताता हूँ। क्या एंट्री होनी चाहिए? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ क्या होनी चाहिए एंट्री? जगह कम पड़ सकती है इसलिए मैं स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले एंट्री हमारी क्या होगी? इक्विटी शेयर एंट्री का नाम क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्यों आया ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट? द रीज़न है कि आखिरी एंट्री में हमेशा हम फाइनल मेंशन करते हैं। अगर इसके बाद एक और एंट्री होती तो क्या होता? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद क्या होता? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये पैसा कहाँ पे जा रहा है? हमारे शेयर कैपिटल में जा रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट? आया समझ में? नरेशन क्या आएगा इसका? नरेशन सेम वही आएगा जो हम यूज़ कर रहे हैं, बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, रिसीव का तो बैंक का होता है। अब पैसा मांगा हमने, कितना पैसा मांगा? 4 रुपये के हिसाब से 10,000 मांगे कि नहीं मांगे? क्वेश्चन नोट करा था। तो कितना होगा? 40,000। हमने कितना मांगा? 40,000। सॉरी मैं पेन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे वीडियो अपलोड करनी है, काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मेरा टाइम भी हो गया सोने का। मैं वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ। देख रहे हो डेडिकेशन? चलो क्यों देखोगे तुम? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि ये जो भी तुम डेबिट यूज़ कर रहे हो ना, ये यहाँ पे डेबिट यूज़ करा, यहाँ पर डेबिट यूज़ करा, यहाँ पर जो डेबिट यूज़ करा, तो इसको एक लाइन से ना जनरल 11th में सिखाते हैं कि कोने पे होना चाहिए लाइन से। ठीक है, जिस एंट्री के भी सामने आएगा उसके एकदम आखिरी में यहाँ से चिपकाते हुए डेबिट लिखना है। फॉर्मेट काफ़ी इजी, सही तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करूँगा। मुझे समझाना पड़ता है, इतना सारा लिखना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, बट ये गलतियाँ तुम एग्जाम में मत करना, नंबर कट जाएंगे। मैं यही धमकी दे सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ? टू इक्विटी शेयर, कौन सी एंट्री है ये? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट वहीं ऊपर लिखना था, बट कोई बात नहीं, जगह नहीं है, समझ गए होंगे मेरे कोचिंग वाले बच्चे। नरेशन क्या आएगा? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। हो गया। तो यहाँ पर वीडियो होती है इसकी ख़त्म कैसे होगी? इसके बाद आगे मैं पढ़ाता हूँ। ये क्या हो गया हमारा? ये पार का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया क्योंकि सेम रेट पे, मैंने क्या बोला था कि अगर सेम रेट पे अगर हम बेच रहे हैं तो क्या होगा? शेयर्स बेचा हमने तो क्या हुआ? पार का कॉन्सेप्ट हुआ। बट वो सेम रेट से अगर थोड़ा हायर जाएगा तो वो प्रीमियम हो जाएगा। मैं भी क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अब हमें क्या पढ़ना है। हमने पार का कॉन्सेप्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है? प्रीमियम। क्या करना है हमें? प्रीमियम।
अच्छा, मैंने ये बोला था कि सबसे पहले पहचानना है हमें। क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि ये पार का केस है या प्रीमियम का केस है। हमें पहचानना पड़ेगा, अलग-अलग तरीके होते हैं पहचानने के। मैं सारे तरीके बताता हूँ। अच्छा, मान के चलते हम क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। डोमिनोज़ लिमिटेड, मान के चलो ये एक बहुत बड़ा फूड ब्रांड है। डोमिनोज़ लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 5000 शेयर्स एट ₹10 पेएबल एज़ 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 8 ऑन अलॉट। मान के चलो तो ही थोड़ा अमीर था, उसने कहा कि मेरे को 2 इंस्टॉलमेंट बना दो और मैं उसमें पैसे पे कर दूँगा। तो सबसे पहले तो समझो क्वेश्चन को कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले समझो कि ये कंपनी जो मैंने बना दी है, ये क्या है हमारा? डोमिनोज़ लिमिटेड। आया समझ में मैंने क्या बोला? कि ये कंपनी है, ये है डोमिनोज़ लिमिटेड। डोमिनोज़ लिमिटेड इश्यूड, कितने इश्यू करे इसने? डोमिनोज़ लिमिटेड इश्यूड 5000 शेयर्स। याद रखना, इक्विटी नहीं है, शेयर्स। जो शेयर्स के नाम होंगे हमें वही शेयर्स के नाम मेंशन करने एट ₹10। कितना है? 10। देखो, प्रीमियम पहचानने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर या तो उसने बोल दिया है कि भैया 10 ईच एंड ईच 2 3 जो भी प्रीमियम होगा वो अलग से मेंशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है, सिर्फ 10 बोला है उसने, तो उसके बाद हमें जो इंस्टॉलमेंट्स होती है वो देखना होगा। पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 8 ऑन अलॉटमेंट। हमें यही समझ आ गया, हमें यहाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? कहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो या तो तुम्हें पका पकाया मिल जाए कि इसके एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे लिखा होता है एंड 8 ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, सब ब्रैकेट के अंदर विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर एप्लीकेशन में विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर लिखा हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है कि किस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम है और इस प्रीमियम का अमाउंट भी दे देंगे। लेकिन यहाँ तो ना अमाउंट बताया है और ना ही इसके अंदर बताया कि कौन सी एंट्री में आएगा। तो अगर वो बता देता है सारी चीज़ें तो तुम्हें उसी मैनुअल तरीके से करना है। लेकिन अगर उसने ये भी नहीं बोला कि किस एंट्री में प्रीमियम है और किस तरीके से पता करना है फिर हमें प्रीमियम क्वेश्चन है कि नहीं, ऑलवेज काउंट कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है उसके अमाउंट क्या है। तो ये जो ₹10 है वो किस हिसाब से आ रहे हैं? 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 8 ऑन अलॉटमेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 एप्लीकेशन में 8, तो 8 + 3 क्या होता है? 11 होता है कि नहीं होता? और हमारा फेस वैल्यू कितना है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट। और हमने इंस्टॉलमेंट कितने की बनाई है? टोटल ₹11 की। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ₹1 क्या है मेरा? सिक्योरिटी प्रीमियम। आई बात समझ में? हमें पता चल गया वो ₹1 का प्रीमियम है। लेकिन अब किस एंट्री में प्रीमियम की एंट्री होनी है, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट, वो तो बोला ही नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करें? क्या करें अब बताओ? देखो, अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा है कि किस एंट्री के अंदर आने वाला है प्रीमियम, तो ऑटोमेटिक अपने मन से अलॉटमेंट पे जो है प्रीमियम की एंट्री कर देना। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे? जो ₹7 होंगे वो किसके होंगे? शेयर कैपिटल के। और ₹1 जो होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया? शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। करेक्ट? करेक्ट है ना? कैपिटल के अमाउंट कितने? ₹10 है। 3 और 7 10, ₹1 प्रीमियम का। सारा कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना? नहीं आया तो अभी कमेंट में पूछ लो। तो फॉर्मेट इज़ नेसेसरी। एग्जाम में मैंने जब स्कूल के कॉपीज़ चेक कर रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्मेट नहीं करा था। ठीक है, तो अब फॉर्मेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, फॉर्मेट से ना तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिलने हैं, ना ही तुम्हें नरेशन से नंबर मिलेंगे। बट अगर नहीं करोगे तो कट ज़रूर जाएंगे नंबर। तो तुम्हारे एंट्रीज अमाउंट पे बेस बेस पे मिलेंगे। लेकिन अगर ये सारी नेसेसरी चीज़ें नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये परफेक्ट फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब इसके ऊपर से भी एक लाइन मारनी है और नीचे से भी पूरे से। ठीक है, मैंने करा नहीं है बट तुम्हें ज़रूर करना। ठीक है, और मैंने क्यों नहीं करा है उसका कोई डिबेट नहीं चाहिए मुझे इस बात पे, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, हमने सबसे पहले एंट्री क्या सीखी थी? आर डी डी आर कंटिन्यूस, राइट। रिसीव की क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक वाली। मैंने कहा था रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट। पहले में प्रीमियम नहीं है, नॉर्मल कर देंगे, प्रीमियम होता है। अच्छा, एक चीज़ नोट करना कि हमेशा प्रीमियम किस तरफ आता है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी नहीं, नॉर्मल शेयर है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा। क्या आएगा फिर उसके बाद?
थोड़ा सा गड़बड़ होते हुए, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। ये थोड़ा मैंने कैपिटल लिख दिया था, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, जिस चीज़ से क्रेडिट हुआ है वही चीज़ से डेबिट हो जाएगा। उससे पहले क्या लिख देंगे, नरेशन। नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, राइट। फिर जिससे क्रेडिट हुआ है उसी, अब थोड़ा कचरा हो गया होगा यहाँ पे, बट समझ जाना, जिस अमाउंट से क्रेडिट हुआ सेम वैसी जैसे पहले करा था। तो यहाँ पे क्या जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, किसी के मन में ये सवाल आ रहा है क्या अभी भी कि भैया यहाँ पे इक्विटी क्यों लगा है? क्योंकि क्वेश्चन नहीं सिर्फ शेयर्स का है, कोई इक्विटी शेयर्स नहीं का है। क्वेश्चन अगर मुझे कुछ मेंशन करता है कि इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है, तो मैं उसके नाम लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका नरेशन लिख देता हूँ। नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट ड्यू, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा, पैसा गया, कितना पैसा गया, 3 रुपये के हिसाब से 5,000, तो कितना पैसा गया, करेक्ट है। अब मैंने अमाउंट यहाँ लिख दिया जबकि मुझे अमाउंट यहाँ लिखना था, बट समझ जाना यार, कचरा हो जाएगा, मैं काटूंगा तो वापस, ठीक है। 15,000 का अमाउंट आ गया। देखो यहाँ तो सब बराबर है, यहाँ तो सब बराबर है, यहाँ सब बराबर है। प्रीमियम किस पे, इस एंट्री में है, तो हमें इस एंट्री की टेंशन लेनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या एंट्री पास होती है, RDDR। तो अब रिसीव तो होगा नहीं, ड्यू होगा। ड्यू की एंट्री कौन सी, ये वाली, सिर्फ नाम बदलना है हमें। तो क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, इसी के अंदर क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट ड्यू, करेक्ट। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? हमने क्या करा, अब पैसा मांगा, ठीक है। अब पैसा मिलता है तो किस एंट्री में आता है, पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगा, किस एंट्री में आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, करेक्ट है क्या? शेयर अलॉटमेंट का पैसा ही आ रहा है ना हमारे पास। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, करेक्ट है क्या? थोड़ी स्पेलिंग समझ जाना, ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हो तो स्पेलिंग तो समझ ही जाओगे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर की राइटिंग है। अच्छा, अमाउंट फिल करना है, अब अमाउंट कैसे फिल करें भैया? अच्छा, मैं अमाउंट के लिए यूज़ करता हूँ रेड पेन, जिससे थोड़ा समझ में आ जाए कि कहाँ से क्या अमाउंट फिल करना है। सबसे पहले तो मेरे ऊपर ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5,000 शेयर्स हैं 8 रुपीज़ के हिसाब से, बट 8 में से सिर्फ शेयर कैपिटल के कितने, 7 रुपीज़ हैं, है कि नहीं? ध्यान समझो, ध्यान समझो, वीडियो पॉज कर लो, देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं, देख लिया, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल के अंदर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5,000 शेयर से। तो देखो देखो, शेयर कैपिटल कहाँ दिख रहा है, शेयर कैपिटल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे शेयर कैपिटल है हमारा, हमारा शेयर कैपिटल यहाँ पे है। तो 7 5 से कितना होता है, 35,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35,000। समझ में आया, है कि नहीं आया? आप देखो प्रीमियम कितने का है, 1 रुपये का, 5,000 के हिसाब से, तो 1 रुपीज़ इन 5,000 दैट इज़ 5,000। टोटल कितना लेना है हमें, टोटल कितना लेना है, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़, इसका मतलब कितना, 40,000। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, ये हमने मांग तो लिया कि भैया हमें इतना इतना पैसा चाहिए, इसका 5,000 प्रीमियम का, 35,000 कैपिटल का, टोटल हमें 40,000 दे दो आप। तो फर्म हम जो कंज्यूमर है, वो जो कस्टमर है जिसने भी शेयर खरीदे होंगे, वो हमें कितने पैसे देगा, ओरिजिनल पैसा बैंक में कितना आएगा, कितने से एसेट बढ़ेगा, टोटल 40,000 प्रीमियम के भी पैसे मिल रहे हैं ना हमें, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो टोटल कितना आएगा,
40,000 रहेगा और यहाँ पर हो जाता है हमारा दोनों कॉन्सेप्ट ख़त्म। समझ में आया किसी को? समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ और समझो, मैंने क्या बोला, फेस वैल्यू ये होता है, फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा आता है तो क्या होता है, प्रीमियम होता है। प्रीमियम कैसे पहचानना है, क्वेश्चन में यही बता चुका हूँ मैं, बताया। अब इस फेस वैल्यू के बराबर आएगा तो वो क्या होता है, पार का कॉन्सेप्ट। फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। फेस वैल्यू से कम होता है रेशियो में तो क्या होता है, डिस्काउंट का क्वेश्चन। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं डिस्काउंट मिलने के, हमेशा प्रीमियम पे ही शेयर, कोई कंपनी क्यों लॉस करेगी अपना। आया समझ में? तो अगर वीडियो समझ में आया, सब कुछ आया, तो उसके आगे और भी वीडियोस देखो, और भी पार्ट आएंगे। सब्सक्राइब करो, एग्जाम टाइम में सबको शेयर करो। नोट्स में ट्राई कर रहा हूँ कि एक PDF फॉर्म गूगल डॉक्यूमेंट्स की मैं डिस्क्रिप्शन